हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल एम फॉर ए प्लस। आज मैं लेक्चर 5 स्टार्ट कर रहा हूं। मैट्रिक्स चैप्टर का आज 5वां लेक्चर है, जिसके अंदर आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का इन्वर्स का क्या मीनिंग है। ठीक है, वो हम जानेंगे इसके अंदर। उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम जानेंगे जो एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है, और कुछ मिसलेनियस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी इसी लेक्चर के अंदर आपको कवर कराए जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हो, तो मैं उम्मीद करूंगा कि पहले आप पीछे जो 4 लेक्चर पढ़ाए गए हैं उन्हें एक बार अच्छे से कवर कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। देखो जरा, सवाल है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्वेश्चन ये है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है। तो एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर उसका ऑर्डर m है और कोई दूसरी ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती हो उसी ऑर्डर की कि ए बी और बी ए आई के बराबर हो जाए, तो बी जो है वो ए का इनवर्स कहलाएगी। ठीक, यानी कभी भी दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट अगर आई आ जाती है तो वो मैट्रिक्स एक दूसरे की इनवर्स होंगी। बस इतनी सी बात है। एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स की इनवर्स तब कहलाती है जब उन दोनों की प्रोडक्ट कितनी आ जाए, आई आ जाए। तो अगर किसी एक मैट्रिक्स से रिलेटेड कोई दूसरी मैट्रिक्स ऐसी एग्जिस्ट करती है कि मैं उन दोनों की प्रोडक्ट करूं और प्रोडक्ट करके मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है, तो वो काम क्या होगा, वो कहलाएगी कि वो ए का बी जो है वो क्या है, ए इनवर्स है। बी ए का इनवर्स है। ठीक, ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। उम्मीद करूंगा सभी को ये समझ में आया होगा। जैसा आप नंबर्स में देखते हैं भाई, तीन का इनवर्स यानी 3⁻⁻1 अगर मैं कर दूं, ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ये भी यहाँ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स अगर 3⁻⁻1 है, यानी कि ये 1/3 बन जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है। नंबर्स के अंदर किसी नंबर की और उसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की मल्टीप्लाई करने पर 1, क्योंकि 1 क्या है, यहाँ आइडेंटिटी का काम करता है नंबर्स में। सेम यहाँ मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी का काम कौन करती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स की इनवर्स तब कहलाएगी अगर उन दोनों की प्रोडक्ट करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। देखो, इनवर्स फाइंड कैसे करना है ये चैप्टर 4 में सिखाया जाएगा। यहां तो बस क्या है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में बताना है। एक मेथड मैट्रिक्स चैप्टर में भी दिया हुआ था इनवर्स फाइंड करने का, एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन का, लेकिन वो लेटेस्ट सिलेबस के अंदर नहीं है, तो उसकी डिस्कशन हम यहाँ नहीं करेंगे। इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं ये चैप्टर 4 डिटरमिनेंट में आपको सिखाया जाएगा। फिलहाल एक एग्जांपल है कि ये ए और बी दो मैट्रिक्स है, मैं इनकी मल्टीप्लाई करा लूं ए और बी मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाई थी, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करा लो, 2 2 जा 4 -3। नेक्स्ट फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में कराओगे -6 और +6। सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में 2 और ये -2। सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करा दोगे तो -3 +4। तो ये वैल्यू आ गई 1 0 0 और 1। ठीक, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, इनकी मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। और जैसे ही ए और बी की प्रोडक्ट आई तो मैं कह सकता हूं कि जो बी है वो ए का इनवर्स है और ए जो है वो बी का इनवर्स है। क्लियर हुई बात? तो कभी भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आती है तो वो मैट्रिक्स एक दूसरे की इनवर्स कहलाएंगी। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है तो इस मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल बोल दिया जाएगा कि हाँ, इसका इनवर्स फाइंड करा जा सकता है, क्योंकि ऐसी दूसरी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है कि इसके साथ प्रोडक्ट करके आई आ जाए। हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करे ऐसा जरूरी नहीं है, तो जिस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है उसको इन्वर्टिबल बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इसके ऊपर थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है एनसीईआरटी की, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, यानी कि जो इनवर्स होगा किसी मैट्रिक्स का वो बस एक ही होगा, यूनिक ही होगा। इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा यूनिक होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक मैट्रिक्स के दो इनवर्स आ जाएं। ठीक है, कैसे इस थ्योरम को प्रूफ करोगे? प्रूफ काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझने वाला सभी बच्चे। लेट मैं कोई मैट्रिक्स कंसीडर कर लूं, कैपिटल ए आई जे बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। ये कोई m ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है,
और लेट क्या कर लें, बी एंड सी बी द टू इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की बी और सी को हमने दो इनवर्स मान ली, जबकि मुझे प्रूफ ये करना है कि किसी भी मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही इनवर्स होता है, यानी मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक है। लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए मैंने एज्यूम कर लिया कि चलो मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए है जिसके दो इनवर्स एग्जिस्ट करने हैं। अब मुझे प्रूफ क्या करके दिखाना है, अगर मैं लास्ट तक ये प्रूफ कर दूं कि बी और सी बराबर ही हैं, यानी जिन दो मैट्रिक्स को मैं ए का इनवर्स बोल रहा हूं हकीकत में वो दोनों आपस में इक्वल है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि जब भी कभी दो मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स की इनवर्स बनेंगी वो आपस में इक्वल हो जाएंगी। इट मींस इनवर्स हमेशा एक ही रहेगा। ठीक है, तो बी और सी को दो इनवर्स मान लिए। अब एक एक करके लेते हैं। अगर बी ए का इनवर्स है तो बी अगर ए का इनवर्स है तो ए और बी की जो मल्टीप्लाई है और बी ए की मल्टीप्लाई वो दोनों आई आनी चाहिए। यही तो डेफिनेशन है इनवर्स की, कि बी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स की इनवर्स तब कहलाएगी अगर ए और बी की मल्टीप्लिकेशन करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, बी ए की मल्टीप्लाई करने पर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बन जाए। ऑल्सो सी भी इसका इनवर्स है, तो सी इज इनवर्स ऑफ ए। सी ए का इनवर्स कब कहलाएगा, जब सी की ए के साथ प्रोडक्ट करो या ए की सी के साथ प्रोडक्ट करो और आई आ जाए। ठीक, ये कंडीशन सी की होगी। तो बी भी ए का इनवर्स है, सी भी ए का इनवर्स है। अब मेरा काम है बी और सी को इक्वल प्रूफ करना, कि बी और सी क्या है, इक्वल है। क्या मैं बी जो लिखा है बी मैट्रिक्स, क्या मैं इसे बी इंटू आई लिख दूं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स से इंटू करने पर वापस वही मैट्रिक्स बनती है। अगर मैं ए मैट्रिक्स की आई के साथ इंटू करूंगा तो ए आएगा, बी की आई के साथ करूंगा बी आएगा, सी की आई के साथ करूंगा तो सी आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में ऐसा काम करती है जैसे नंबर करता है, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, ऐसे ए इंटू आई ए, बी इंटू आई बी। तो बी और आई की प्रोडक्ट बी के बराबर हो गई। इस आई को मैं चाहूं तो आई के प्लेस पर यहां वैल्यू पुट कर लो, आई के प्लेस पर ए सी रख लो। क्या रख दिया, आई के प्लेस पर ए सी रख दिया। मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लीकेशन है वो एसोसिएटिव है, यानी बी इंटू ए सी लिखा है ब्रैकेट में, से बी ए इंटू सी लिख सकता हूं। बी ए की वैल्यू क्या है, आई है, बी ए की वैल्यू आई है, और आई की सी में इंटू करोगे तो सी आएगा, यानी जो बी और सी है वो क्या दिखा दिए, इक्वल दिखा दिए। देयरफॉर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक। अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स होगा तो वो यूनिक होगा, क्योंकि अगर दो ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती हैं जो ए का इनवर्स है, ठीक, दो ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती हैं जो ए का इनवर्स है, तो वो दोनों अपने आप क्या दिखा दी हमने, बराबर प्रूफ कर दी। कि यानी दो ऐसी मैट्रिक्स अगर तुम ले आओगे तो एक्चुअली में वो दोनों बराबर होंगी, यानी कि वो एक ही मैट्रिक्स होगी। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा यूनिक होता है, ये इस थ्योरम में हमने प्रूफ कर दिया। अच्छी थ्योरम है, ध्यान से समझ लेना सभी। और फिर मैं एक बार कहूंगा, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो क्लास 12th के बच्चों तक शेयर जरूर करनी है, चैनल सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके बताना है कि हाँ हमें ये टॉपिक अच्छे समझ में आया। ठीक है, और साथ जुड़े रहना है। ये लेक्चर्स चलते रहेंगे एज इट इज, थोड़ी स्पीड और बढ़ाई जाएगी, बल्कि लेक्चर की स्पीड थोड़ी स्लो चल रही है। और लास्ट शायद लाइव क्लास थी 11th क्लास की, तो वहां एक बच्चा बता रहा था, तो 12th की लाइव भी चल सकती है अगर आप सब डिमांड करते हैं तो। देखो जरा, नेक्स्ट थ्योरम है, ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ए और बी जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, एक से ही ऑर्डर की। प्रूफ करना है ए बी का होल इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स, ये प्रूफ तो करना ही है। साथ साथ ये इन फ्यूचर आइडेंटिटी भी याद रखनी है कि अगर ए इंटू बी का होल इनवर्स करते हैं तो बी का इनवर्स पहले आ जाएगा, ए का इनवर्स बाद में चला जाएगा। तो ए इंटू बी के होल इनवर्स को प्रूफ करना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर। ठीक है, कैसे प्रूफ करोगे? क्या ए बी और ए बी के होल इनवर्स की मल्टीप्लाई, भाई ए बी एक मैट्रिक्स है, ए और बी तो ऐसी मैट्रिक्स है जिनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो उन दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट और उनके प्रोडक्ट का इनवर्स ये आई के इक्वल होगा। ए बी को आप नई मैट्रिक्स सी मान लो, तो क्या सी इंटू सी इनवर्स आई नहीं होगा? तो ए बी इंटू ए बी का इनवर्स आई होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है, प्रॉपर्टी है कि अगर ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का इनवर्स है तो इनकी प्रोडक्ट हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। अब उसी हिसाब से अगर चले हम आगे
तो मैं प्री मल्टीप्लाई करा लूं बोथ साइड बाय ए इनवर्स। मैट्रिक्स में आप मल्टीप्लाई तो करा सकते हो किसी की भी, लेकिन प्री मल्टीप्लाई लिखना पड़ा क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि भाई इधर आपने ए इनवर्स यहां लिखा है और दूसरी साइड ए इनवर्स पीछे लिख दो। प्री मल्टीप्लाई करा रहे हो तो ए इनवर्स पहले ही आना है दोनों साइड, क्योंकि मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होती, इसलिए ये रूल चलता है। अब ए एसोसिएटिव तो है, यानी मैं इसे ए इनवर्स इंटू ए तो लिख सकता हूं। ए इनवर्स इंटू आई करोगे तो ए इनवर्स आ जाएगा, फिर ये ए इनवर्स इंटू ए आई बन गया। अब बी आई जो है वो बी आ जाएगा। अब क्या कराओ, प्री मल्टीप्लाई करा दो बोथ साइड बाय बी इनवर्स। प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय बी इनवर्स। बी इनवर्स से दोनों तरफ में प्री मल्टीप्लाई करा दूं, तो जैसे ही इसकी प्री मल्टीप्लाई बी इनवर्स से कराऊंगा, बी इनवर्स इंटू बी, ये ए बी का होल इनवर्स है, ये बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बन जाएगा। अब बी इनवर्स इंटू बी जो है वो आई हो गया, ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, और किसी मैट्रिक्स की आई में इंटू करोगे तो यही आ जाएगी, ए बी का होल इनवर्स जो है वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल है। ये थ्योरम हो गई प्रूफ। ये भी एक अच्छी थ्योरम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों ही थ्योरम ये और दो थ्योरम मैंने लेक्चर 4 के अंदर करवाई हैं सिमेट्रिक सिमेट्रिक की, वो भी बहुत अच्छी थ्योरम है। टोटल चारों थ्योरम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सीबीएसई 2026-27 का जो एग्जाम होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 4th एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है उसके अंदर दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ। तो दो मैट्रिक्स एक दूसरे की इनवर्स कब होंगी, जब ए बी और बी ए की प्रोडक्ट किसके बराबर होगी, आई के बराबर। ठीक, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन से सोल्व हो जाता है। इसके बाद मिसलेनियस का कुछ इंपॉर्टेंट, देखो बाकी क्वेश्चन मिसलेनियस के इजी हैं, मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ मिसलेनियस के जो मुझे लगता है कि हो सकता है आपके डाउट आ जाए। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट, एक एक्स मैट्रिक्स निकालनी है ताकि इस एक्स की और इस मैट्रिक्स की जो प्रोडक्ट है वो इतनी आ जाए। तो सोचने की बात यह है कि एक्स का ऑर्डर क्या होगा। अगर मान लो मैं इस एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर एक्स इंटू वाई मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, है ना, ये इंटू का साइन लगा लो, ये इसे हटा ही दो। ठीक है जी, एक्स मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एक्स इंटू वाई है और इसकी मल्टीप्लाई है, इसका ऑर्डर कितना है 2/3, इसका भी ऑर्डर 2/3। तो इस मैट्रिक्स की और इस मैट्रिक्स की प्रोडक्ट पॉसिबल कब है, तो इन दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट जब पॉसिबल है जब पहले की कॉलम दूसरे की रो के इक्वल हो, यानी y के प्लेस पे 2 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे नई मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा x इंटू 3, जबकि नई मैट्रिक्स का ऑर्डर आ कितना रहा है 2/3, यानी x के प्लेस पर भी 2 है। तो मैंने इस हिसाब से आइडिया लगा लिया कि जो मैट्रिक्स x होने वाली है ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी, 2/2 ऑर्डर की होगी। ठीक, तो क्वेश्चन करने से पहले पता लगा लो x मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की होनी है, और जितने ऑर्डर की वो आ रही है उसको लेट कर लो कि भाई x कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी, और अब बस वहां पुट करा लो। अब तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अब तो सीधी सीधी मल्टीप्लाई है, 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया -7 -8 -9 2 4 6। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में इंटू करोगे तो a + 4b हो जाएगा, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में 2a + 5b हो गया, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम में 3a + 6b हो गया, सेम ऐसे ही c + 4d हो गया, 2c + 5d हो गया, और 3c + 6d हो गया, और ये किसके इक्वल है, -7 -8 -9 2 4 6। अगर दोनों तरफ कंपेयर करा जाए, अगर दोनों साइड कंपेयरिंग कराई जाए तो a + 4b की वैल्यू -7 के इक्वल, और दूसरी इक्वेशन 2a + 5b की वैल्यू -8 के इक्वल। चाहो तीसरी भी बना लो, 3a + 6b = -9, लेकिन काम दो से ही हो जाएगा, तो तीसरी की क्यों बनानी है, इन्हें सोल्व कर लो। फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 की इंटू कराओ, ये हो गया 2a + 8b = -14, ये आ गई 2a + 5b = -8। अगर मैं इन्हें माइनस करा दूंगा तो 2a कट जाएगा, ये हो गया 3b, और ये आ गया साइन चेंज कराओगे प्लस
-6, तो b की वैल्यू जो है वो -2 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट b की वैल्यू -2 पुट कर दो, तो a + 4b इक्वल्स टू -7, तो a - 8 इक्वल्स टू -7, a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1। 8 उधर भेज दो कि 8 - 7 1 हो गया। क्लियर? ऐसे ही कंपेयर करा लो c + 4d को 2 के बराबर। c + 4d जो है वो किसके इक्वल होगा? 2 के। और इधर 2c + 5d होगा 4 के इक्वल। 2c + 5d होगा 4 के इक्वल। ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, थर्ड फोर्थ। यहाँ 2 की इंटू करा लो, 2c + 8d इक्वल टू 4, 2c + 5d इक्वल्स टू 4, माइनस ये कैंसिल आउट, 3d इक्वल्स टू 0, तो d की वैल्यू 0 आ गई। d की वैल्यू 0 पुट करो, तो ये हो जाएगा c इज इक्वल्स टू 2 आ गया। तो x मैट्रिक्स क्या बन गई? x मैट्रिक्स जो है वो a b c d आनी थी। a की वैल्यू क्या है? 1, b की वैल्यू क्या आई? -2, c की वैल्यू क्या हो गई? 2, और d की वैल्यू हो गई 0। ये x मैट्रिक्स है, बस सिंपल आंसर। क्लियर सभी बच्चों को? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसका उम्मीद करूंगा सभी के समझ आया होगा। दो क्वेश्चन और हैं, इन्हें और ध्यान से समझ लो। सीबीएसई 2025 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, ए और बी इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ। ए कोई ऐसी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, वो इनमें से क्या होगी? 4 ऑप्शन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2025 बोर्ड एग्जाम में ये अभी अभी पूछा गया है। तो कोई मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर होगा, और कोई मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज उसी के नेगेटिव टाइम्स के इक्वल होगा। ये बात तो सभी बच्चे जानते हैं। तो ए अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो वही दोनों प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। अब दोनों इक्वेशन की एलएचएस तो सेम है, उठा के दोनों की आरएचएस को बराबर रख लो, क्योंकि अगर ऐसा है कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल भी है और ए ट्रांसपोज -a के इक्वल भी है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। इसे इधर ले आओ, a + a 0 हो गया, 2a = 0, a = 0, यानी जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हो सकती है। तो ऑप्शन है ए इज जीरो मैट्रिक्स। आई बात सभी बच्चों के समझ? चलो बहुत अच्छा, अगर यहां तक समझ आ रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन और है एनसीईआरटी का ही, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a² इज इक्वल्स टू a। इसके जैसा भी लगभग सेम क्वेश्चन मिलता जुलता बोर्ड में भी लेटेस्ट 2023-24 के आसपास ही आया है। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस हिसाब से है कि a² की वैल्यू a के इक्वल है, देन फाइंड करना है i + a की क्यूब, i + a की होल क्यूब -7a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो i + a की अगर आप होल क्यूब निकालना चाह रहे हो, देखो मैट्रिक्स के अंदर a + b का होल स्क्वायर का जैसे फॉर्मूला अगर कहीं खोलना पड़ जाए कि जी a + b का होल स्क्वायर लिखा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं खुल सकता, a² + b² + 2ab नहीं, ये a + b की इंटू a + b में करानी होगी। तो ये a² + ab + ba + b² ये बनेगा फॉर्मूला। ab ba अगर बराबर नहीं है तो 2ab नहीं लिख सकते। ठीक है, सेम ऐसे ही क्यूब में भी है कि अगर क्यूब करा रहे हो तो कोशिश करो इनकी क्यूब जो है वो अलग अलग लिख के करा लो, i + a इंटू i + a और इंटू i + a कर दो, क्योंकि फॉर्मूले का गारंटी नहीं है कि वो फॉर्मूला सही खुलेगा या नहीं। तो ये i² + i इंटू a लिख दो, पहले ia ai और a², फिर i + a से इंटू करानी है इसकी। i² को i लिख सकता हूं, i a हो जाएगा, ai भी a हो जाएगा, और a² की वैल्यू क्वेश्चन में दी है कि a के बराबर है। ये 3 + i + 3a बन गया, i + 3a इंटू i + a -7 इंटू कराऊंगा तो ये i² फिर i बन गया, i इंटू a करोगे a आ जाएगा, 3a इंटू i करोगे 3a आ जाएगा, 3a इंटू a करोगे 3a² आ जाएगा। तो 3a² की वैल्यू, फिर a² को a लिख दो, क्वेश्चन में दिया है a² की वैल्यू a है, तो ये 3a - 7a। अब ध्यान से देखो, 3a + 3a 6a + a 7a और 7a कट जाएगा, i आंसर आ जाएगा। तो आंसर i है।
अगर a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला भी यहाँ लगाओगे तो सेम ही आंसर बनेगा, लेकिन कोशिश ये करना कि जो फॉर्मूले a प्लस बी के स्क्वायर के, a प्लस बी की क्यूब, जो नंबरों के लिए फॉर्मूले पड़े हैं, वो जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स के लिए एज इट इज यूज हो सके। वो कोइंसिडेंस है कि कोई फॉर्मूला लग रहा है, कोई नहीं लग रहा। मैट्रिक्स की कॉम्यूटेटिव ना होने की प्रॉपर्टी, ए बी का बी ए के बराबर ना होने की जो प्रॉपर्टी है, वो इन फॉर्मूलों को, कुछ फॉर्मूलों को जो है वो गलत कर देती है। तो या तो कोशिश करो सारे फॉर्मूले यूज ही मत करो, सीधे सीधे जहां भी जरूरत पड़ती है क्यूब निकालना है, स्क्वायर निकालना, मल्टीप्लाई ही कराओ। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां तक की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 5 लेक्चर के अंदर मैंने मैट्रिक्स चैप्टर पूरा फिनिश कर दिया है, ठीक है, पूरी डिटेलिंग में एक एक चीज अच्छे से समझाकर। अभी एक 6th लेक्चर आएगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट PYQs, बोर्ड के आए हुए कुछ क्वेश्चंस, MCQ, एसेशन रीजन, केस बेस्ड, ये सब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन भी है तो जो भी बोर्ड के क्वेश्चन हो सकते हैं 5, 10, 15, 20 जितने भी होंगे, एक लेक्चर के अंदर आपको वो करा दिए जाएंगे। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का लेक्चर 5 देखने के लिए। ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। बहुत जल्दी हम चैप्टर 4 डिटरमिनेंट स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।